नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को पूरी तरह से शुरू कर दिया है। विपक्ष अपनी खेमेबंदी में लगा हुआ है तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के प्रचार रथों को झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं और जो पूरे देश के कोने कोने तक जाएगी और इसके जरिए पार्टी पिछले 10 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी और विकसित भारत का विजन सबके सामने रखेगी। अब देखना है कि बीजेपी के छोड़े गए चुनावी अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को विपक्ष कैसे रोकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ...2024 के चुनावी अश्वमेध यज्ञ में 400 सीटों के लिए सोमवार को बीजेपी ने अपने घोड़े खोल दिए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से पार्टी के प्रचार रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की और विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाई गई। 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे और वह आगे चलकर उसका समावेश करके वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा जो 2024 को विकास के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार होगा। इसके साथ साथ हम एक विशेष मिस्ड कॉल नंबर के तहत, जिसके नंबर मैं अभी आपके सामने रखूंगा भी, वैसे आप सबके ध्यान में होगा भी, लेकिन वो मिस्ड कॉल के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आप अपने सुझाव को हमारे तक पहुंचाएं और हम उन सुझावों को भी उसमें समावेश करेंगे। बीजेपी के ये प्रचार रथ पूरे देश में जाएंगे और इसके जरिए बीजेपी पिछले 10 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी और विकसित भारत का विजन सबके सामने रखा जाएगा। ये प्रचार रथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। बीजेपी की ये सारी कवायद 2024 के महासंग्राम में 400 सीटें जीतने को लेकर है। पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि इसके लिए बीजेपी को अकेले 370 सीटें जीतनी होंगी और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। मार्च महीने के पहले सप्ताह में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी 29 फरवरी को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं की लोकसभा सीट का भी ऐलान हो सकता है। 29 फरवरी को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और इसी बैठक के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची के आने के आसार हैं। सूत्रों की माने तो पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा जिनमें पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बीजेपी ने दलित और मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने पाले में लाने के लिए दांव चला है। वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि मायावती की पार्टी बसपा के कमजोर होने के बाद वो ही दलित वोट बैंक के उत्तराधिकारी हैं। वहीं एक सर्वे में पता चला है कि मुस्लिमों का रुझान भी धीरे धीरे बीजेपी की तरफ होने लगा है। लेकिन यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने जरूर बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो दिल्ली दरबार में पहुंचने के लिए बेहद जरूरी हैं। अब जबकि सपा और कांग्रेस मिलकर यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब विपक्षी एकता फिर से दिखने लगी है। सपा और कांग्रेस के बीच यूपी और मध्य प्रदेश में गठबंधन तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली, गुजरात और गोवा में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन तय है। अब तो बंगाल में भी ममता कांग्रेस के प्रति नर्म दिख रही हैं। ऐसे में बीजेपी की चुनौती बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि मोदी के सामने ये सारी चुनौतियां बौनी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भारत का विजन, विकसित भारत का विजन सबके सामने रखने को लेकर
आगे बढ़ रही है। लगातार जिस तरह से चुनावी अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ों को छोड़ा जा रहा है, विपक्ष उसे कैसे रोकेगा, क्या कुछ विपक्ष की इसको लेकर रणनीति रहेगी, क्या विपक्षी गठबंधन की जो एकजुटता है वो सबके सामने आएगी और क्या भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी रथ को रोकने में सफल हो पाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। अनीता अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। बहुत स्वागत है अनीता जी आपका कार्यक्रम में। शिशिर कौंडिल्य, कांग्रेस की प्रवक्ता है हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है शिशिर जी कार्यक्रम में। और पूजा मिश्रा, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है पूजा जी। देवमोहन सिंह, आपके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं मैं कार्यक्रम में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनीता जी आपके साथ। लगातार हर मंच से जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य का दौरा करते हैं, किसी तरह की कोई सौगात किसी राज्य को देते हैं, तो उस मंच से हमेशा एक ही नारा निकलता है, अब की बार 400 पार एनडीए सरकार। लेकिन लगातार इस बात को दोहराते रहना और उसको लेकर लगातार एक और चुनावी रथ को निकाल देना, क्या मकसद है? क्योंकि जिस तरह से विकसित भारत का विजन आप सामने रख रहे हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो आपकी गारंटियां हैं, जो आपने काम किया है, उसका बखान लगातार प्रधानमंत्री मोदी मंच से करते ही आते हैं, तो इसका खास उद्देश्य क्या रहा? देखिए वक्ता जी, इसमें सबसे पहले खास उद्देश्य यही है कि हम लोग का संकल्प पत्र जो है हम लोग जनता तक पहुंचाते हैं। उनकी जो भी सुझाव है वो हमारे तक आते हैं। अगर जनता तक पूरा रथ जाता है, जनता तक सब बातें जाती हैं और हमने क्या क्या कार्य किए 10 सालों में, वो सब हम बता रहे हैं कि हमने क्या काम किए जनता के। वैसे जनता के बीच में जाओ, ऐसे हम लोग जनता के बीच में ही रहते हैं। अब ये है कि जब जा रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विपक्षी हमेशा ही कहता है ये तो 7 दिन और 24 घंटे जनता के बीच में काम करते हैं, हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। हाँ। तो हम लोग चुनावी मूड में नहीं, हम लोग जनता के साथ संपर्क में रहते हैं, जनता के साथ कार्य करते हैं। जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास हमारे साथ है और जनता को हम पे भरोसा, हमें जनता पे भरोसा है। तो इसलिए ये रथ यात्रा निकली। सब जगह में अपने विकास कार्य हमने किए हैं, जो हमने आज तक 10 सालों में जो काम किए उसके, और दूसरा जो हमारे क्या कहते हैं संकल्प पत्र में जो कमियां हैं, यही तो जानने की कोशिश है कि आखिर इस रथ को निकालकर भारतीय जनता पार्टी क्या दर्शाना चाहती है। आयुष्मान योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, नल से जल से नल की योजना हो, तमाम तरीके की योजनाओं का बखान प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम मंत्री हर मंच से करते हैं। वक्ता जी हम कुछ जताना नहीं चाहते हैं। हाँ। हम तो जनता के साथ सीधे सीधे संपर्क है हमारा। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जहाँ जो कमियां है उसको और पूरा करेंगे, जहाँ नहीं हो पाया उसको पूरा। जनता के बीच में जब जाएंगे तभी तो संपर्क, और जनता के बीच में हम लोग रहते ही हैं, तो कम से कम जनता को एक और आसानी होगी कि हाँ कम से कम ये रथ है, ये आता है, हम अपने ये सुझाव दे दें कि अब ये करिए। उनके सुझाव हम लोग मानते हैं, हम लोग संकल्प पर पहले भी उनके सुझाव से चला था, आज भी चलेगा। जो भी जनता का सुझाव होता है वो हमारे पास आता है, और कई सुझाव आ भी चुके हैं, ऐसा नहीं, उनके ऐप में भी आ जाते हैं जनता के सुझाव। तो इसलिए हम आज संपर्क सीधा जनता से और जनता के बीच में हम जा रहे हैं, क्योंकि जनता के साथ संपर्क रहना हमारा परमानेंट काम है, क्योंकि हम लोग जनता से संपर्क नहीं तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जनता ही जो है वो बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि कैसे हमारे भाई जूतों को कौन पूरा कर रहा है, विकास कार्य कौन कर रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। तो जो कमियां रह गई है, वो जनता से हम लोग पूछना चाहते हैं। जो कमियां है उसको हम दूर और करना चाहते हैं आने वाले। और बाकी हमारा अब की बार ये बात सही है कि हम 400 पार की बात करते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमने अपने काम किया, काम के आधार पर हम लोग कहना है कि हम लोग इस बार 400 पार हो। क्योंकि विपक्ष का काम केवल एक है कि बीजेपी को रोको, मोदी जी को रोको। वो उनका जनता के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, जनता के लिए कोई उनका नियम नहीं है। इसलिए वो सब एक होकर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा को रोकना है, इसलिए हमें एक होना है। और वो किसी एक वर्ग के वोट को बचाने का कार्य कर रहे हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास लेकर चल रहे हैं। तो यही फर्क है हमारे उनमें। ठीक है शिशिर जी, देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में होने की बात करती है और साफ साफ दिख भी रहा है। एक के बाद एक रथ यात्रा, परिवर्तन यात्रा के बाद एक और चुनावी यात्रा, मोदी गारंटी का यात्रा, तमाम तरीके के रथ तैयार हो गए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में लगी है। लेकिन क्या लगता है, लगातार इस ताल ठोक कर ये कहा जाता है कि काम भी किया है और उसका बखान भी करेंगे, लेकिन आप कहते हैं काम किया है लेकिन जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं, न्याय होना चाहिए। वो साफ साफ न्याय करके दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल ठीक ही कहा आपने वक्ता जी। बेसिकली इस
ये जो इनका विजय रथ निकला है, हाँ। संकल्प विजय रथ विकसित भारत का, तो इस विजय रथ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत सरकार की संस्था है, और उस संस्था ने जो सर्वे दिया है वो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपने वादे किए थे 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार का, लेकिन इनके कार्यकाल में 14 करोड़ लोग बेरोजगार होकर के घर बैठे। तो इस बात की भी चर्चा जनता के बीच में इस संकल्प विजय रथ के माध्यम से होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह भी चर्चा की जानी चाहिए जनता के बीच में कि जिस कृषि क्षेत्र का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% का लगभग था, और 70% आबादी वहां से रोजगार प्राप्त करती थी, आज उस मतलब कृषकों का हाल ये है इस देश में कि आज 49% पे ये आ गया है। इस बात की भी चर्चा जो है वो विकसित भारत संकल्प विजय रथ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए कि जिस प्रकार से आपको पता है वक्ता जी, आप विदेशों में जरा देख लें, फ्रांस के आंकड़े को उठा लें, आप अमेरिका के आंकड़े को उठा लें, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर होते हैं उसमें 65% वहां संपत्ति कर लगाया जाता है, और 35% में जनरल जो छोटे लोग हैं, छोटे मोटे व्यवसायी और जो वहां के लोग कामकाजी, उन पर टैक्स लगाया जाता है। भारत में स्थिति सीधी उलट है। भारत की स्थिति ये है कि 65% टैक्स जो है वो आम लोगों से सरकार वसूलती है, और 35% टैक्स जो है वो बड़े क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हैं उनसे वसूला जाता है, और वो भी ये इस जनता का टैक्स उठा करके उसका पैसा, और कभी बेल आउट पैकेज के माध्यम से, तो कभी जो है उनके कर माफी के माध्यम से जो है वो उनकी तिजोरी तक पहुंचाया जाता है, और उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में, जो सुप्रीम कोर्ट में भी जिस बात की चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध करार दिया, उस रूप में आता है, यानी उस तिजोरी का पैसा। तो जनता और आम आदमी के बीच में इस विकसित भारत रथ जो संकल्प रथ इनका जो निकला है, उस रथ के माध्यम से ये बातें भी जनता में चर्चा होनी चाहिए, और ऐसे वो तमाम महंगाई के मुद्दों पे भी चर्चा होनी चाहिए, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। ठीक है वक्ता जी। ठीक है। पूजा जी, बात अगर सपा की करें तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो देख ही रहे हैं, लगातार जिस तरह से एक्टिव मोड में है, अलर्ट मोड में है, एक के बाद एक चुनावी रात, एक के बाद एक गारंटियां, तमाम तरीके के काम, विकसित भारत की बात, विजन रखने की बात, तमाम तरीके के वादे दावों के साथ साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जुड़ रही है, एक और तरीका उस तक पहुंचने का निकाल रखा है। समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या कुछ खास रणनीति होगी इस रथ को रोकने के लिए? समाजवादी पार्टी जो है के बीच में जो जुड़ी हुई है, हम की लड़ाई लड़ रही है, तो कह रही थी कि जो हम हिसाब से ही जो है 200 करोड़ कहा गया, इनका कहा आज से इन्होंने जो रथ निकाला है, हमने जो रथ निकाला होगा वो बीजेपी उन्नति रथ है, क्योंकि जो है सारे काला धन और रोजगार के नाम पे। पूजा जी, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, किसी तरह की तकनीकी दिक्कत है, उसे हम सही कराने का आग्रह करेंगे। देवमोहन जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवमोहन जी, क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी हो, सपा पार्टी हो, या फिर अब आम आदमी पार्टी हो, गठबंधन है कि यानी कि 3 वर्सेस 1 दिखाई दे रहा है फिलहाल? तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की चुनौतियां आपके सामने खड़ी की हैं, क्या लगता है आपको कि इन चुनौतियों से पार पाया जा सकेगा? क्या कुछ तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की तमाम जगहों पर जहां पर गठबंधन हुआ है और जहां पर नहीं भी हुआ है वहां पर? देखिए वक्ता जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाजपा जो ये यात्रा शुरू कर रही है,
इस यात्रा के माध्यम से वो उन कुकर्मों को, वो जो काम वो कर नहीं पाए, जो उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया था 2014 में, उन सबको छुपाने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। इन्होंने 10 साल में देश को वहां पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो गया। ये चुनाव जीतते नहीं है, वहां जबरदस्ती जीतने का प्रयास करते हैं, कैमरे में कैद हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर इस्तीफा दे देते हैं। देश में इनकी सरकार ना हो, उन सभी स्टेटों का फंड रोक देते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देते हैं। राज्यों में गवर्नर के थ्रू सारे कामों को रोक देते हैं। ये इस तरह की सारी प्रक्रियाएं इन्होंने इस्तेमाल की है। अब तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति तक में, पहले क्या होता था, इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती थी, अबे स्वतंत्र आवाज आपकी रिपीट आ रही है, जो हमारा देश जनतंत्र, मुझे आवाज कुछ रिपीट आ रही है सर। आपकी आवाज ही आप अपना माइक को ठीक कीजिए, रिपीट आप ही की आवाज कर रही है सर, उसे ठीक कीजिए। स्काइप की ऑडियो आपकी खुली हुई है, उसे बंद कर लीजिए सर। जी वक्ता जी। हाँ, तो जो हमारा चुनाव आयोग है, इसे एक निष्पक्ष एजेंसी माना जाता था। अभी आज की डेट में इन्होंने कानून ला के ये कर दिया है कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री मिलकर इसको चुनते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त को। अब इन्होंने उसमें भी खेल कर दिया है कि एक मंत्री रहेगा सरकार का, एक प्रधानमंत्री रहेंगे और एक नेता विपक्ष रहेगा। तो खेल इन्हीं का है, सब कुछ अपना मैदान तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो यात्रा चलाने का प्रोसेस है वो इसलिए कर रहे हैं। वही तो बात है सर, कैसे भेजेंगे, जनता को भ्रमित किया जा सके। कैसे इस रथ को रोकेंगे, क्या कुछ ऐसा करेंगे? आपने कहा कि पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। आप भी तो एक गठबंधन में हो गए, अब तो बातचीत भी हो गई है कांग्रेस के साथ, हो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में साथ हैं, अब तो साथ नजर आ रहे हैं। ये तो गठबंधन और मजबूत हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो छोटे छोटे दल हैं जिनके नाम भी शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आपके गठबंधन में बड़ी बड़ी स्थानीय पार्टियां सर, तो एक तरह से दबाव तो बनाया जा सकता है ना भारतीय जनता पार्टी पे। बिल्कुल बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है। झूठ के सामने हमेशा सत्य की जीत हुई है। इनके रथ वथ चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सब मिलके लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा जो भी दल है वो अपने अपने क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ उतरेगा और इस बार इनको हराने का काम करेंगे हम लोग। ठीक है पूजा जी, क्या कुछ तैयारियां, एकजुट तो हो गए हैं, क्या लगता है आपको ये एकजुटता भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई देगी इस 2024 के चुनाव में? तैयारी इतनी पुख्ता है? बिल्कुल, तैयारी बिल्कुल पक्की है और हमारी जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, वो बिल्कुल भारी पड़ेगी बीजेपी पे, क्योंकि लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं, आम जनता विरोध कर रही है। आज जो है पुलिस के पेपर जो लीक हो जाते हैं, छात्र सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर, जो बॉर्डर पे किसान को रोक रखा हुआ, किसान को प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं, अपने हक, उनका हक नहीं दे रहे हैं। इंडिया अलायंस की जो लड़ाई है, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है, वो आम जन मानस की लड़ाई है और इंडिया अलायंस नहीं, आम जन मानस बीजेपी को जो है हराएगा। जैसे कि बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो बनता है वो आम जनता के लिए बनता है, वो आम जनता के लिए नहीं बनता है, ये अपने लिए बनाते हैं मैनिफेस्टो। इन्होंने बताया कि 200 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिया? इन्होंने कहा 15 लाख रुपए आएंगे। वो इलेक्ट्रल बोर्ड बनाया 2018 में और हजारों करोड़ रुपए जो ब्लैक मनी कह रहे थे, जो 15 लाख कह रहे थे, वो अपने ही अकाउंट में मंगा लिया बीजेपी ने। और ये कह रहे 400 के पार लेके जाएंगे। 400 के पार क्या, ये 543 सीटें भी ला सकते हैं। चंडीगढ़ में जैसे इन्होंने मेयर बनाया था, इनकी जब बनता ही नहीं है अच्छी है, अब इनको जनता जवाब देगी अगर ये बेईमानी करते रहेंगे। वहाँ पर हुआ ना फैसला, आप मिला ना आपको न्याय की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में गया ना फैसला, उसे रद्द किया गया। मैम, जनता न्याय करेगी ना। अगर ये आज आप सोचिए कि ये तो दिख गया, ये दिख गया तो पता चल गया, न जाने कितनी चीजें नहीं दिखी। आज अगर इतने ही सही होते हैं तो आज जो है बेटी सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे है, नौजवान सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है। ये सड़कों पर क्यों? इनकी उज्ज्वला योजना उठा के देख लीजिए,
इन्होंने 1 करोड़ जो है उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांट दिए और सिलेंडर रिफिल कराने के पास लोगों के पास पैसे ही नहीं है। 1 करोड़ में सिर्फ एक बार रिफिल कराया और 1.5 करोड़ ने कभी रिफिल ही नहीं कराया। और इन्होंने योजना बना दी हुई। इन्होंने राजस्थान में जो है वादा किया कि हम सिलेंडर 400 में देंगे, दे रहे हैं क्या? ये सिर्फ वादे करते हैं, झूठे वादे कर रहे होते हैं। अनीता जी, तमाम आरोप आपके ऊपर, झूठे वादे करते हैं, तमाम लोगों को खरीद लेते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, हर जगह सरकार गिराने का काम करते हैं, मोदी की गारंटी का धोखा देकर झुंझुना जनता को पकड़ा देते हैं, लेकिन काम असल में किसी तरह का नहीं हुआ है और इसीलिए आप विकसित भारत का विजन लेकर आम जनता के दर दर पर जा रहे हैं। लगता है ये बड़ी हास्यास्पद बात कर रही हैं ये। आप सोचिए, इनको विकास कार्य नहीं दिख रहा है। हमको सबसे बड़ा इनको विकास कार्य अभी अयोध्या में देखना चाहिए, कितना बड़ा अयोध्या का राम मंदिर बना है। धारा 370 जो लोग कहते थे नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, मैनिफेस्टो में डाल दिया है, कभी करेंगे नहीं, वो इनको नहीं दिख रहा है। इनको आवास नहीं दिख रहे हैं, इनको शौचालय नहीं दिख रहे हैं, इनको बेसिक जो बच्चों की शिक्षा पे हॉस्पिटल जो बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, वो इनको नहीं दिख रहा। जो हवाई अड्डे हम हर जिले में देने जा रहे हैं, वो इनको नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं रोजगार की बात की थी, रोजगार नहीं दिख रहे। अच्छा एक बात बताइए, जब विकास होता है तो रोजगार नहीं मिलते क्या? सबसे स्वरोजगार नहीं, अब इससे बाहर की कंपनियां जो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या वो रोजगार नहीं है? मतलब इनको कसम से हमें तो समझ नहीं आता है कि इस ये बात करते हैं। अभी आप पार्टी के वक्ता बड़े मजे से बोल रहे थे कि ना अपने हिसाब से करते हैं। अगर अपने हिसाब से करते तो आप दिल्ली में आज 2 बार से बने हुए, हम लोग अपने हिसाब से करें। जनता के रुझान से तो है ना, और जनता का फैसला जैसे हम हर्ष का स्वीकार करते हैं, आपको भी हर्ष का स्वीकार करना चाहिए। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि नहीं जनता ने। आप जनता देखिए, जनता सब कुछ जानती है, जनता सब समझती है। आपका भी राज जनता ने देखा है, कांग्रेस का भी देखा है और समाजवादी पार्टी का भी देखा है। और समाजवादी पार्टी का राज अच्छे से देखा है, कारसेवकों पे कैसे गोलियां चलती हैं, आतंकवादी के पक्ष में कैसे मुकदमे होते हैं, कैसे रेपिस्ट को मंत्री बनाया जाता है, कैसे भारत माँ को डैन करने वाले को मंत्री बनाया जाता है। सब जनता देखती है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखती है। और आज भी आप खाली वही एक बार समझौता पहली बार तो हुआ नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले भी विधानसभा में एक ही साइकिल पे चले थे दोनों लोग, उसका नतीजा देखा था। सपा और बसपा का भी एकजुट होकर देखा है। ये लोग बीजेपी वर्सेस ऑल, ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, जनता के फायदे के लिए नहीं कर रहे। जनता का हित कहीं नहीं है इसे, इनका अपने हित छुपा हुआ है। अपना परिवारवाद बचे, अपना समाजवाद बचे, अपने लोग बचे, अपने लिए कर रहे हैं, ना कि जनता के। जनता के हित के लिए करें, सबसे बात करें, जनता का हित उनको चाहिए। इन्होंने तो कोरोना को भी, वैक्सीन को भी नहीं छोड़ा, डॉक्टरों को नहीं छोड़ा, इन्होंने आर्मी को नहीं छोड़ा, तो क्या करेंगे? हमें तो खुद ही नहीं समझ में आता है कैसे ये लोग बात करते हैं। और जनता की आंखों में पट्टी बांध के जैसा बैठे हुए हैं। अरे आप 2014 की बात करें, उसके बाद भी हमारी सरकार आई है, अब भी हम बता रहे हैं, इस बार भी 100% सरकार, मोदी सरकार आ रही है। जिससे मुझे सभी कह रहे हैं, क्योंकि उनको जनता पर भरोसा है, उन्होंने भरोसा दिया है जनता को, ठीक है, और उसी भरोसे के तहत कह रहे हैं। लेकिन आप कम से कम इस तरह की हंस बातें करते हैं, बड़ा खराब सा लगता है कि पढ़े लिखे लोग को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। वहीं सिस्टर जी, अगर देखा जाए तो दिल्ली पर काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें बहुत महत्व रखती हैं, जिसके पाले में ये 80 लोकसभा सीटें गई। मान लीजिए दिल्ली का दरबार, दिल्ली का जो सत्ता है, दिल्ली की जो गद्दी है, उसको हासिल हो जाती है। अगर आंकड़ों से समझ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास इतना जनाधार अब दिखाई नहीं दे रहा है कि वो सपा के साथ भी अगर मिल जाती है, गठबंधन कर लेती है, तो कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों में 67 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, वोट परसेंटेज क्या रहा? 7 से 8%। बात अगर 2019 के आम चुनावों की करें तो 78 सीटों पर आप लड़े, वोट परसेंटेज क्या रहा? सिर्फ और सिर्फ 6.36% वोट प्रतिशत। बात इस बात को लेकर भी करें कि विधानसभा 2022 में भी कांग्रेस को एक बड़ी उम्मीद थी। विधानसभा चुनाव जो अभी 5 राज्यों में हुए, उसमें बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही थी कि कुछ किया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी ऐसा हुआ, कई तरीके के अभियान चलाए गए, लेकिन कांग्रेस को वो जनाधार हासिल नहीं हो पा रहा है। सर, क्या लगता है आपको इस बार ऐसी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि गठबंधन तो पहले भी होते रहे हैं, अनीता जी ने कहा, पहले आपने बसपा के साथ किया था, फिर सपा के साथ किया था, हमेशा से गठबंधन में रहे, लेकिन कोई चमत्कार उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है?
कहां पर खामियां हैं, कहां पर कमियां हैं जो कांग्रेस पार्टी देख नहीं पा रही है? देखिए वक्ता जी, मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा यहाँ। जी। बेसिकली अभी हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा उत्तर प्रदेश में थी जी, और उत्तर प्रदेश की जनता में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, उसका प्रतिफल उस यात्रा में और उनकी सभा में देखने को मिली। आप भी शायद देखी होंगी। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल, चेहरा और चरित्र है वो लोगों के सामने है। जिस प्रकार से 10 वर्षों के कार्यकाल में मान्यवर नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रकार से झूठ पे झूठ बोल के उनको झूठ बोलने में ऑस्कर मिलना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, जनता के आंखों में आंख डाल करके, और नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने झूठ बोला है और जनता से जो वादे किए, तो सर आप ये झूठ क्यों नहीं बोल सकते आंखों में आंखें डालकर? अगर जनता इतना ही विश्वास कर लेती है और इतनी बेवकूफ है तो आप भी बोलिए झूठ सर। वक्ता जी वो मेरा चरित्र नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं है। ये जुमलेबाजों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। राजनीतिक सूचिता का के प्रतीक के रूप में दंभ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जिस प्रकार से जनता के शिशिर जी बीच एक में बात सामने आया बताइए, है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज लेकर आती है जनता के सामने तो जनता हाथों हाथ क्यों ले लेती है? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी या तमाम और पार्टियां जब उतरती हैं जनता के सामने, आप क्या कह रही हैं? तो क्यों नहीं वो आपकी बातों को मानती है सर? नहीं, आप ये बताइए, ये बताइए कि बेरोजगारी की बात अगर हम करें तो पकौड़ा तलने का उदाहरण दिया जाए। हम जो है वो महंगाई की बात करें तो हमारे ऊपर डंडे चलाए जाएं। हम किसानों की बात करें तो हमारे खिलाफ ड्रोन से बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो इस दमनकारी सरकार तो सर ये चरित्र जनता को क्यों नजर नहीं आ रहा है? इसके पीछे का कारण समझे। बिल्कुल नजर आ रहा है। और जनता जो है, जनता जो है इस बात को समझ चुकी है कि ये किस प्रकार की जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अभी जो आपका विषय है, ये जो संकल्प विजय रथ विकसित भारत का जो इन्होंने निकाला है, वह भी इनके झूठ के पिटारा को जनता के बीच में रखने के लिए निकाला है। और जनता इस बात को बखूबी समझती है। जनता इस बात का जवाब 2024 में देगी। वक्ता जी बिल्कुल। पूजा जी, लगातार इस बात को लेके भी अब सवाल खड़े होने लगे कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के पास अकेले इतना जनाधार नहीं बचा है कि वो किसी तरीके का कोई चमत्कार कर सके या किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत को भी हिला सके। ऐसे में क्या कुछ तैयारी? क्योंकि पीडीए को लेकर भी आप मैदान में उतरे हैं कि अगर पीडीए है तो इस बार जीत पक्की, लेकिन आप ही के नेता कहते हैं पीडीए तो कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, मिथ फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए पूरी तरीके से नजर आ रहा है और लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो है मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना। तो हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जा रहे हैं। हो सकता है इसीलिए जो मिथ फैल रहा है कि उन तक बाकी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कि वो जान पाए कि पीडीए उन तक पहुंच रहा है, इसलिए शायद ये मिथ फैला जा रही है। बस टोटली मिथ फैला जा रहा है। समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, है और आगे भी रहेगी। बीजेपी की प्रवक्ता बार बार कह रही थी कि जो है हमें विकास नहीं दिख रहा है। इनको नहीं दिख रहा है एक्चुअली, क्योंकि इनको नहीं पता कि बेरोजगारी दर जो है 13% हो रखा हुआ है अपने देश में। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। ये एनसीआरबी की ही रिपोर्ट कहती है कि इनके जो है 45% जो है विधायक, सांसद, मंत्री करप्टेड है, करप्शन का केस है। और यही आदर्श घोटाले के जो है आरोपी को राज्यसभा भेज रहे हैं। लेकिन अगर इतिहास देख लिया जाए तो कहीं प्रसाद मौर्य एक आदिवासी को, दलितों को साधने का बड़ा चेहरा थे। वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी की सगी नहीं है, किसी को भी कभी भी ठग सकती है। देखिए, जो फायदा लेने के लिए कहीं जाते हैं, वो फायदा जब ले लेते हैं तो फिर वो हट जाते हैं। और आदिवासी दलित को जो है
चेहरा अखिलेश यादव जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी ही जो है उनके नाम पे ही वोट आएंगे और उनके नाम पे ही जो है जो यूपी की जनता है वो जुड़ी हुई है। उनके अलावा और किसी के नाम पे नहीं जुड़ी हुई है कि आप आए और आप फायदा लिए और आप चले गए और आपके नाम से जुड़े हुए लोग हैं। और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे आ रहे हैं और उनके नाम पे ही यूपी में वोट पड़ेंगे और उनके नाम पे ही विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, धीरे धीरे खास तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि अब एकजुट होता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। देव मोहन जी, गोवा में, दिल्ली में बात की जाए, गुजरात की, तो तमाम तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन पक्का हो गया है। किस तरह की रणनीति इन राज्यों में अपनाई जाने वाली है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए वक्ता जी, रणनीति बिल्कुल साफ है। हम लोग मिलकर चुनाव को लड़ रहे हैं और सिर्फ अपोजिशन को समझ में नहीं आया है, देश की जनता भी भाजपा का चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है। आप बताइए, इस रथ से जिन मणिपुर की बहनों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या देश भर की महिलाओं ने नहीं देखा था उनके साथ क्या हुआ था? तो किसी के जहन से कोई चीज नहीं निकली है। किसानों के साथ जो बर्बरता हो रही है, पूरे देश के किसान आक्रोश में है, वो सब जानते हैं। इस बार 2024 में हर एक मुद्दे को ध्यान में रख के, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि कौन सी कैलकुलेशन ये लोग लगाते हैं। या तो इन्होंने सोचा होगा कि हार भी गए तो कैसे भी कब्जा कर लेंगे, क्या देश की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, इसी तरीके से 400 आ सकती हैं। चुनाव जीत नहीं सकती है बीजेपी, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जन आक्रोश है लोगों में। हर कम्युनिटी से आपकी लड़ाई है। महिलाएं आपसे नाराज हैं क्योंकि आपने मणिपुर जैसी चीज की, किसान आपसे नाराज है, युवा आपसे नाराज है, बेरोजगार घूम रहा है युवा का, हर घर में बेरोजगारी का वो आलम है कि अब लोग सड़कों पे उतर आए। कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, न कानून व्यवस्था अच्छी है, न कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मीडिया या फिर जो भाजपा कहने का प्रयास कर रही है वो कहीं से भी सत्य नहीं है। और विपक्ष एकजुट है, एक साथ मिलकर हम लोग लड़ेंगे इस चुनाव को और जरूर भाजपा को रोका जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार 2024 में देश में शिशिर जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से एक साथ जो विपक्ष को लगातार कहा जा रहा था कि बिखर गया है, कहीं ना कहीं इसकी सांसें रुक गई हैं, ये टूट चुका है। धीरे धीरे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम तरीके से गठबंधन हो रहा है। बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन है, बात टीएमसी की भी चल रही है। क्या लगता है, ममता बनर्जी हाथ मिलाएंगी, और मिलाएंगी भी तो किन शर्तों के साथ, और आप उन शर्तों के साथ कितना आगे बढ़ पाने में सक्षम है? देखिए वक्ता जी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है पूरे देश भर में, चूंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आपने इस बात को देखा भी होगा कि वो अपने एलआई का बराबर सम्मान करती है और हम सबका सम्मान करते हैं। इस देश में जो भी हमारे एलआई हैं, हम उनसे एक एक करके बात कर रहे हैं। गठबंधन के मित्र कह रहे थे कि आइएगा उत्तर प्रदेश देख लेंगे सर। नहीं, वो गठबंधन के मित्र हमारे उत्तर प्रदेश में देख लेंगे, वो क्या कह रहे थे मैंने उनका बयान सुना नहीं। अगर पूरा बयान वो सुनाइएगा तब मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। लेकिन मेरा तो साफ तौर से वक्ता जी ये कहना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हमारा अलायंस, बिहार में आरजेडी के साथ हमारा अलायंस, ये दिल्ली, हरियाणा, गोवा, इन सब जगहों पर जो है, गुजरात, इन सब जगहों पे आम आदमी पार्टी के साथ है अलायंस, और कमोबेश वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी के साथ हमारे जो नेतृत्व के लोग हैं वो, और उधर से भी ग्रीन सिग्नल है। तो हम लोग कमोबेश एक साथ मिलकर के बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे और इनको इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध याद करवा देंगे, ये कांग्रेस पार्टी वादा करती है। अनीता जी, छठी का दूध याद दिलवा देंगे इस बार 2024 के चुनाव में। जिस तरह की तैयारी है गठबंधन की, लगातार कहा जा रहा था कि ये गठबंधन टिकेगा नहीं। अब जितनी मजबूती से सारे दल एक साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों के साथ मिलकर इतनी बड़ी चुनौती पार कर पाएगी? क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है कि चुनौती बड़ी है, संदेश भी बड़ा है।
देखिए अख्तर जी, अभी आपके सामने कह रहे थे कि छुट्टी का दूध दिला देंगे। देखिए ये वही लोग हैं जो कि क्या अभी समाजवादी की प्रवक्ता कह रही थी कि हम लोग अंतिम छोर के व्यक्ति की तरफ पहुंच रहे हैं। वही अंतिम छोर के व्यक्ति को जब हम राष्ट्रपति बनाते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं। वही चाय वाला कह के मजाक बनाते हैं। इन लोग जनता के आगे सब चीज छुपी हुई नहीं है। जनता को सब मालूम है कि आप कितने मन से कह रहे हो, कितने ऊपर से कह रहे हैं। अंतिम जिस राष्ट्रपति का स्वागत होना चाहिए कि हाँ इनको किया गया। अब्दुल कलाम जी को दोबारा लेके आ रहे थे तो इन्होंने विरोध किया। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने, मैंने कहा ना कि जब आप बुरे का विरोध करते हैं तो करिए सोच में आता है, आप अच्छे कार्यों का भी विरोध करने लगते हैं तो जनता कहीं इसको अनदेखा नहीं कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात है, हम तो ये कहते हैं इनका पहले भी यूपीए चला रहे थे। कहते हैं एक कंपनी जब फेल हो जाती है तो उसका फिर दूसरा नामकरण कर दिया जाता है। वही यूपीए के लोग जो है वो इंडिया वाले में आ गए हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं देवमोहन जी? नहीं, तो आज सबसे बड़ी बात यही है कि जब इनकी अपनी एक कंपनी फेल होगी दूसरी कंपनी लोन कर रहे हैं तो वही लोग, लेकिन जनता अच्छे समझ रही है ये लोग गठबंधन का गठबंधन ज्यादा है वो जनता के सामने है। इसलिए इस छठी का हमें नहीं याद दिलाएंगे, जनता इनको याद दिलाएगी। जनता जो करना है जनता को करना है, हमें करना नहीं करना। और जनता अच्छे से जानती है क्या सही है क्या गलत है। नहीं सुनेगा, जो मुद्दा है देश का उस पे बात करिए। आप चाय बेचने से किसानों का क्या मतलब है? किसानों की अच्छा ये बताइए, मणिपुर का ये हाल क्यों बनाया? ये बताइए किसानों को केवल इलेक्शन के समय में याद आता है? आप बताइए केवल इलेक्शन के समय, क्योंकि आप भी क्या आप उसको बढ़ावा देने वाले लोग हैं। अरे आप पार्टी का सबको मालूम है कि आप पार्टी क्या कर रही है। आप पार्टी से सबको मालूम है, इसलिए आप अपनी वो न करिए। भ्रष्टाचार की देवी है आप पार्टी, सबको पता है। अनीता जी, हर बार एक ही बात को लेकर क्यों सारे विपक्षी दल इस बात का आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करती है सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने के लिए और अपने फायदे के लिए करती है, और जो ये चुनावी रथ तैयार किया गया है इससे जनता का कुछ भला नहीं होने वाला? बता जी की बात है, इसका मतलब क्या जनता मूर्ख है क्या? ये जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? जनता में आप हम सब अच्छे जनता बेवकूफ है। ये लोग को इतने समझ में नहीं आते कि जनता बहुत समझदार है। जनता सब जानती है, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दे कोई भी। अच्छा एक बात बताइए, हर बार का चुनाव 14 से लेकर बराबर जीत रहे हैं ना। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी दोबारा बनी है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनी। और जब लोग हारते हैं तो ईवीएम शोर मचाने लगते हैं। आप पार्टी जब वहां जीतती है तब ईवीएम नहीं होती है, जब जहाँ कांग्रेस जीती वहाँ ईवीएम नहीं होती, केवल जहाँ भाजपा जीतती है रोने लगते हैं। तो जनता का सबसे बड़ी जनता बहुत समझदार है। ये जनता को बिल्कुल समझते हैं कि आके जनता को बीजेपी घुमा। अरे हमने काम किया है। आज देखिए आप सड़कें कहाँ से कहाँ, हर घर में नल है। आज बिजली की समस्या हमारी खत्म है। वही जो समाजवादी पार्टी थी जब लैपटॉप आते थे बिजली नहीं होती थी, 3 4 थे पूरे गांव में कम से 24 घंटे लाइट नहीं रहती थी, लोग परेशान थे। आज कम से कम लाइट हर जगह है, हर समय है, हर चीज है, पानी हर समय है, सब जगह है। और सबसे बाद आज जब उनको सुख सुविधाएं मिल रही है उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए जो पैसे हैं वो भी सीधे ऑनलाइन जा रहे हैं सबके पास। इन्हीं के कांग्रेस के ही कहते थे ना कि अगर आप 100 रुपए आए देते हैं 10 में पहुंचते हैं, और आज देखिए पूरे अगर 100 भेजते तो 100 ही पहुंचते हैं। लेकिन आप पार्टी जो है झूठ बोल रही है, देश से आपके दर्शकों से झूठ बोल रही है, बढ़ावा देने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इनका काम क्या है? कभी जात की राजनीति में, कभी वर्ग की राजनीति में, कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है 3 दिन लग जाते हैं आपका ट्रांसफार्मर बदलने में। कम से कम जनता को बेवकूफ न समझे ये लोग। जनता बहुत समझदार है। जनता आपको जवाब देगी 2024 में। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का, मुद्दों की बात ही नहीं करते। शिशिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिशिर जी को सुन लेते हैं। शिशिर जी कह रहे जनता को इतना बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है। जनता बेवकूफ है क्या? पढ़े लिखे होकर आप भी जनता अनीता जी जवाब लेते हैं। शिशिर जी कहिए। बेसिकली क्या है कि काठ की हांडी बक्ता जी बार बार नहीं चढ़ती। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को भारतीय जनता पार्टी ने बेवकूफ बनाया है।
बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बनाया है झूठे वादों के साथ, बेवकूफ बनाया है अपनी जुमलेबाजी के साथ, और बेवकूफ बनाया है जनता के आंख में अनीता जी कह रही है आप भी बना लीजिए बेवकूफ। सर सवाल भी सुनते जाइए, सवाल भी सुनते जाइए और जवाब दीजिए। अनीता जी जवाब जनाब मेरा हमारा वो चरित्र नहीं है भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जैसा कि मैं जनता के आंख में आंख डाल करके झूठ बोलूं। और जरा बताइए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री जनता को कैसे समझाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी छल कर रही है? वो जनता कैसे करेंगे सर आप? कैसे जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि ये पार्टी भारत के देशवासियों के लिए ठीक नहीं है? कैसे करेंगे सर? वक्ता जी जनता अब लगभग समझ चुकी है, और आपको मैंने बताया बिना समझाए कैसे समझ गई सर? सुन लीजिए ना, सर बिना समझाए जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी, और जिस प्रकार जनसैलाब उनकी यात्रा में बढ़ रहा था, हम लोग एक बातों को भारतीय जनता पार्टी की एक स्टोरी को जनता के बीच में रख रहे थे कि कैसे ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और कुल मिलाकर के जनता इस बात को समझ चुकी है। और मैं आपको बताऊं वक्ता जी कि 2024 बिल्कुल नजदीक है, और जनता बिल्कुल दहलीज पे खड़ी है इनको जवाब देने के लिए। बस वक्त तो आने दीजिए, इनको छठी का दूध याद नहीं आया तो आप कह दीजिए। ठीक, देव मोहन जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर कहिए। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ शाम को टीवी पे बैठ के झूठ बोलना, सारे चैनलों पे ऐड करना, वो भी झूठे ऐड करना, प्रधानमंत्री कहीं बोलते हैं वो भी झूठ बोलते, तो वो कहते हैं कि हम इसलिए अटैक उस दिन किए बारिश के मौसम में ताकि रडार कैच ना कर सके, A+B का होल क्यूब ऐसे ये ब्रैकेट उसका झूठ बोलने का काम नहीं करते, उसी को तोपने के लिए रथ यात्रा चलाई जा रही है, तोपने का काम करने के लिए रथ यात्रा चलाई जा रही है। अभी आपके सामने चैनल पे इन्होंने झूठ बोला कि भाई हर गांव में बिजली आ रही है। कौन सा गांव है जहाँ बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है? वक्ता जी आप पता करवा लीजिए उत्तर प्रदेश में कितना समय लगता है, महीना लग जाता है। ऐसे गांव हैं, सिर्फ झूठ बोलना है। पूजा जी बोल के बता दिया कि ऐसे 400 पार 300 पार। मैं 2 मिनट लूंगी क्योंकि मैं काफी देर से सुन रही थी। आप जो है बीजेपी की प्रवक्ता भी झूठ बोल रही है। ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो है माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी का विरोध किया। विपक्षी एक ऐसा पक्ष था जिसने कहा कि जब नया सदन बना है तो उसमें राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। विपक्ष ने आवाज उठाई थी। ये झूठ बैठे बैठे कह रही। लगता है बीजेपी की प्रवक्ता ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहती है, जिनको पता ही नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में करंट नहीं आ रही है। ये हवाई बातें कर रही है और बातें कर रही है का पासा है जो ये लागू किया आप कैसे महिलाओं के लिए हमेशा चुनौती दिया। हमें तो महिलाओं महिलाओं लेकिन आज आरक्षण का भी विरोध अपनी पार्टी ने जबरदस्त किया था। माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, आप हमेशा विरोध करते हो। आपने वैक्सीन का विरोध किया, आपने आर्मी का विरोध किया, आपने डॉक्टर का विरोध किया। कैसे समर्थन कर रहे हैं? और जो है बच्चे जो है सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे है 4-4 साल। आपको पता है पीजीटी का फॉर्म जो है उत्तर प्रदेश में 2022 में भरा गया था और आज तक उसका डेट नहीं आया है। मुझे 16 तारीख जून 2022 में भरा गया था। टेट की अवधि बढ़ा दी गई। अरे भाई टेट की अवधि ना बढ़ाइए, आप वैकेंसी बढ़ाइए। और जब यहाँ पे संजय जो है शिक्षक मंत्री थे उन्होंने कहा था 5000। पूजा जी जवाब ले लेते हैं इसका अनीता जी से। हो रहा है, साफ सुथरी काम हो रहा है। और आज जैसे वो वैसे उनको पकड़ा भी गया, जैसे पेपर लीक हुआ तो उनको पकड़ा गया तो उसके लिए 6 महीने के दोबारा महिला है। आप महिला में नहीं बोलती है, आप एक महिला है। समाजवादी पार्टी पार्टी की जिसने जो वुमेन रिजर्वेशन की बात की थी, आप कहते हैं आप दलितों की बात करती है। रिजर्वेशन
रिजर्वेशन की बात अगर पहली बार किसी ने उठाई थी समाजवादी पार्टी ने उठाई थी, आप वुमेन को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते, आपने तो कह दिया कि हम वुमेन को जो है रिजर्वेशन देंगे और सारे की बात भी करेंगे। आप बताइए नो मंत्री को बनाना चाहिए, सारे के सारे जो है बीजेपी खिचड़ी बना रहे हैं, उसको रख दिया हुआ खिचड़ी पकेगा और आपको मिलेगा। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते चली आ रही है। ये बात सही कह रही है कि जनता बेवकूफ नहीं, जनता वाकई में बेवकूफ नहीं है, पर इनके पास कपूरी का पासा है। अगर इनको इतना ही भरोसा है खुद पे तो ये करती क्यों नहीं बैलेट पेपर पे जो है चुनाव, क्या जो है अगर इनके हक की बात करी तो कहते रोना रो रहे हैं। कहने का आशय इनका होता है कि किसान बॉर्डर पे वो रोना रो रहे हैं, जो छात्र आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं वो रोना रो रहे हैं। हरियाणा में अब आपकी सरकार है वहाँ पेपर लीक हो जाती है। ठीक है शिशिर जी, जाते जाते आपकी एक प्रतिक्रिया सर जल्दी से। और मैं वक्ता जी यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। जनता देख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हिंदुत्व की मार्केटिंग कर रही है, सनातन को बेच रही है और भगवान राम को तो कंप्लीट बेच ही दिया, जिस प्रकार से जुमला लोगों के बीच में बांट रही है और बेरोजगारी से कोई बात नहीं, महंगाई से कोई बात नहीं, किसानों से कोई बात नहीं, मजदूरों से कोई बात नहीं, तो देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। ये मैं ठीक है सर, ठीक है चलिए ये वक्त बताएगा कि जनता को किस पार्टी ने बेवकूफ बनाया और आने वाले 2024 में किसको क्या कुछ मिलता है, कौन दिल्ली की सत्ता पर विराजमान होता है, ये जनता खुद तय कर लेगी। ये आने वाला वक्त भी बताएगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।